अपनी आंखें बंद करो दोस्तों और उन्हें फिर से खोलो। क्या आप जिस दुनिया को देखते हैं वह आपके देखने के कारण से बनी है? क्या आपकी चेतना आपके लिए इस दुनिया को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? खैर, यह एक बहुत ही अजीब, यहां तक कि कॉम्प्लेक्स विचार है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि क्वांटम यांत्रिकी के संस्थापक, जिन्होंने इसे आज दुनिया का सबसे सफल थ्योरी बनाया है, वे सभी ठीक इसी तरह सोचते थे। वे सभी बिल्कुल इसी विचार पर विश्वास करते थे। वैसे प्राचीन वैदिक दर्शन, वेदांत दर्शन में भी ब्रह्मांड को माया कहा गया है। तो क्या आखिरकार वह समय आ गया है जब विज्ञान और धर्म अल्टीमेटली एक हो जाएंगे? खैर, इसका जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन पहले यह समझें कि क्वांटम थ्योरी के वैज्ञानिकों ने ऐसी अलौकिक कॉन्सेप्ट पर विश्वास क्यों किया। क्योंकि आमतौर पर, जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान अलौकिक, चेतना या आत्मा जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता है। तो क्या इन वैज्ञानिकों से कोई गलती हुई है? तो इसे समझने के लिए हमें इस पूरे झमेले की शुरुआत से शुरुआत करनी होगी, जो कि इतिहास का सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी प्रयोग है, डबल स्लिट प्रयोग। अब इस प्रयोग के बारे में कई लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए कोई तो होगा जो इसके हर राज को समझता होगा। इसलिए हम इस प्रयोग को आपके दिमाग में इसकी उचित व्याख्या और समझ के साथ एक बार और सभी के लिए लाइटेड करेंगे, क्योंकि यह क्वांटम थ्योरी की स्पाइन है। और इससे यह भी परफेक्ट होता है कि वास्तविकता, यानी हमारे आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं, जो चीजें मौजूद हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, यह सब एक विशिष्ट कंफ्यूजन है। एक बार फिर क्वांटम थ्योरी के पेरेंट इस पर विश्वास करते थे। कुछ शताब्दियों पहले स्थिति ऐसी थी कि ब्रह्मांड की कुछ बुनियादी चीजों, उसके लाइट और उसकी प्रकृति को लेकर सभी महान फिजिकल विज्ञानी कंफ्यूजनेड थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि लाइट कोई पार्टिकल है या वेव, अर्थात ये प्रकृति में एक पार्टिकल की तरह या एक वेव की तरह व्यवहार करता है। अब मेरे वैज्ञानिक स्वभाव वाले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान में प्रयोगों का सबसे बड़ा महत्व है। प्रायोगिक परिणामों को साक्ष्य के रूप में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। और प्रायोगिक तौर पर वैज्ञानिक जो भी प्रयोग कर रहे थे, उनके सामने एक ही बात आ रही थी कि ये लाइट ड्युअलिटी दिखा रही है, यानी एक ही समय में यह एक पार्टिकल की तरह काम कर रहा है और एक वेव की तरह काम कर रहा है, मानो एक ही समय में एक सिक्का दो पहलू दिखा रहा हो। यानी उस समय ऐसा माहौल था कि मान लीजिए अगर एक फिजिकल विज्ञानी कह रहा है कि आपकी शर्ट सफेद है, तो दूसरा उसी शर्ट को देखकर कह रहा था कि यह काली है। और केवल कहना ही नहीं, प्रयोगात्मक परिणामों के रूप में परफेक्ट भी करना। तो एक चीज के दो अलग अलग स्वभाव कैसे हो सकते हैं? खैर, इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिकों ने उन प्रयोगों में क्या देखा। तो 17वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक दो समूहों में विभाजित हो गए, समूह ए और समूह बी। उनमें से समूह ए, जो न्यूटोनियन कंसेप्ट में विश्वास करते थे, उनका मानना था कि लाइट एक पार्टिकल है। और ग्रुप बी, जिसका लीडरशिप डच फिजिकल विज्ञानी क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने किया, उनका मानना था कि लाइट एक वेव है। और दोनों के पास ठोस प्रायोगिक साक्ष्य थे। अब इन दोनों समूहों के नेताओं यानी न्यूटन और ह्यूजेंस ने अतीत में लगभग एक ही समय पर अपने थ्योरी दिए थे। लेकिन क्योंकि न्यूटन उस समय के एक प्रमुख फिजिकल विज्ञानी थे, इसलिए अगले 100 वर्षों तक मुख्यधारा के फिजिकली ने उनके पार्टिकल थ्योरी को स्वीकार किया। अब उनका यह दावा तब कमजोर पड़ गया जब 19वीं सदी की शुरुआत में एक के बाद एक दो ऐसे प्रयोग किए गए जिन्होंने लाइट को वेव के रूप में परफेक्ट किया। पहला प्रयोग 1804 में किया गया था, जब ब्रिटिश फिजिकल विज्ञानी थॉमस यंग ने पहली बार डबल स्लिट प्रयोग के माध्यम से लाइट के विनाशकारी हस्तक्षेप पैटर्न को प्रदर्शित किया था। और दूसरा प्रयोग 1819 में किया गया था, जब फ्रांसीसी फिजिकल विज्ञानी फ्रैंको अरागो ने अपने पॉइसन स्पॉट प्रयोग के माध्यम से लाइट का रचनात्मक हस्तक्षेप पैटर्न दिखाया था। अब यह रचनात्मक और विनाशकारी हस्तक्षेप पैटर्न तब बनता है जब दो वेवें क्रमशः या तो विलीन हो जाती हैं या एक दूसरे को रद्द कर देती हैं, अर्थात इनका निर्माण वेवों द्वारा होता है। तो इन दो प्रयोगों के कारण क्रिश्चियन ह्यूजेंस का थ्योरी अल्टीमेटली सुर्खियों में आ गया और उनके 2 के स्कोर के कारण 0 ह्यूजेंस के वेव थ्योरी ने अगले 100 वर्षों तक शासन किया। यानी अब तक स्कोर 2-0 था। सही, लेकिन तस्वीर अभी भी वही है दोस्तों।
अब आपको यह देखना होगा कि पार्टिकल थ्योरी ने इसे कैसे कवर किया। तो इसके बाद आई 20वीं सदी और इस समय दो ऐसे प्रयोग हुए जिन्होंने न चाहते हुए भी न्यूटन के पार्टिकल थ्योरी को फिर से जीवित कर दिया और उसे सुर्खियों में ला दिया। पहला प्रयोग 1905 में केवल और केवल आइंस्टीन द्वारा किया गया था, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि लाइट पार्टिकलों के रूप में इलेक्ट्रॉनों से टकराता है और उन्हें अपने एटम से बाहर फेंक देता है और यह फेंक सकता है। तो एक अंतःक्रिया है जो केवल एक पार्टिकल द्वारा ही की जा सकती है। और दूसरा प्रयोग 1923 का कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रयोग था, जिसमें फिजिकल विज्ञानी आर्थर कॉम्पटन ने प्रदर्शित किया कि जब एक्स-रे लाइट इलेक्ट्रॉनों से टकराता है तो वह अपनी ऊर्जा उसमें स्थानांतरित कर देता है। इसलिए इन दो प्रदर्शनों के बाद अब समूह ए और समूह बी के पास एक थ्योरी और दो प्रयोगात्मक साक्ष्य थे और इस तरह स्कोर अब 2-2 से बराबर हो गया। अब उन्हें बस एक टाई ब्रेकर की जरूरत थी। अगले कुछ वर्षों तक इस टाई ब्रेकर को खोजने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन कोई ठोस टाई ब्रेकर कहीं नहीं मिला। दोनों पक्षों की दलीलें और प्रयोग काफी मजबूत थे और दोनों थ्योरियों का समर्थन करने वाले प्रयोगों को एक ही परिणाम मिलेगा, भले ही उन्हें कई बार रोका गया हो। इसका मतलब यह है कि दोनों अवलोकनों में कोई गलती नहीं थी और इसीलिए आखिरकार सभी फिजिकल शास्त्री एकमत से इस बात पर सहमत हुए कि लाइट संभवतः दोहरी प्रकृति दर्शाता है। लाइट डुअलिटी है, वहीं प्रकृति में पार्टिकल और वेवें इन दोनों के रूप में मौजूद हैं। अब यह विश्वास फिजिकली की दुनिया में एक प्रमुख मोड़ था, क्योंकि यहाँ इस ब्रह्मांड की वास्तविकता को परिभाषित करने का पहला अध्याय समाप्त हो गया और फिजिकली अल्टीमेटली अपने दूसरे अध्याय में चली गई, जो पदार्थ को समझना था। अभी तक तो हमने लाइट की बात की थी ना, अब समय था पदार्थ, पार्टिकल, एटॉम, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन आदि को समझने का। तो वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि लाइट दोहरी प्रकृति दर्शाता है। लेकिन इस अवलोकन के बाद फिजिकल विदों ने पहली बार यह सोचना शुरू किया कि क्या होगा यदि आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव प्रयोग में फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को गिरा देता है। क्या होगा यदि वह लाइट की तरह एक वेव और एक पार्टिकल या दोहरी प्रकृति का मिक्सचर भी दिखाता है। क्योंकि 1924 में यानी कॉम्पटन के प्रकीर्णन प्रयोग के ठीक बाद प्रोपरफेक्ट फ्रांसीसी फिजिकल विज्ञानी लुइस डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस की थी कि यदि लाइट वेव पार्टिकल ड्युअलिटी दिखा सकता है तो सामान्य पदार्थ और उसके सभी पार्टिकल और उपपरमाण्विक पार्टिकल इस वेव पार्टिकल को क्यों नहीं दिखा सकते हैं ड्युअलिटी। उन्होंने कौन सा अपराध किया? चतुर विचार, सही। इसलिए 1954 में दो अमेरिकी फिजिकल विदों क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मर ने इस हाइपोथेसिस का परीक्षण करने का निर्णय लिया और अपने प्रोपरफेक्ट डेविसन जर्मर प्रयोग के माध्यम से उन्होंने प्रयोगात्मक रूप से साबित किया कि चाहे वह लाइट हो या पदार्थ यानी इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और सभी पार्टिकल क्वांटम स्तर पर, सभी चीजें वास्तव में वेवों की प्रकृति को भी दर्शाती हैं। इसलिए वे क्वांटम पैमाने पर वेवों की तरह कार्य करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप इस दुविधा की कल्पना कर सकते हैं या नहीं, लेकिन उन दिनों वैज्ञानिकों के दिमाग में यह एक बम विस्फोट की तरह था। बस कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और ब्रोगली की जगह पर खुद की कल्पना करें। कल्पना करें कि एक ओर आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप अपने आसपास की चीजों को छू सकते हैं, आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, और फिर भी प्रयोगात्मक रूप से ऐसा लगता है कि वे सभी चीजें वास्तव में ठोस पार्टिकलों से नहीं बनी हैं, बल्कि वेवों से बनी हैं जो नहीं कर सकती छुआ जाए, क्योंकि उनकी कोई निश्चित स्थिति नहीं है, बस उनके किसी अन्य स्थान पर मिलने की संभावना है। और फिर यहां से एक स्पष्ट निहितार्थ सामने आया कि शायद अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्वांटम स्तर पर दुनिया इतने अजीब तरीके से काम करती है, लेकिन उस क्वांटम स्तर से हमारे मैक्रो वर्ल्ड तक सभी पार्टिकलों की वेवों के साथ आते हुए कुछ ऐसा हो रहा है कि वे अपनी वेव प्रकृति को छोड़ रहे हैं और एक निश्चित विशिष्ट वास्तविकता में परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कैसे हो रहा है। इसे समझाने के लिए किसी के पास कोई विचार, कोई थियोरी नहीं था, और यही सटीक बात अगले 100 सालों तक दुनिया के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सवाल बनने वाली थी। अब दोस्तों, मुझे यकीन है आप भी अगर अपने किसी विज्ञान प्रेमी मित्र से यह सवाल पूछेंगे तो बहुत अच्छा मौका है, उन्हें भी यह बात पता नहीं होगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, यह बात आपको आज पता चल जाएगी। तो
इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट है। मैं फिर से दोहराऊंगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्तर पर पार्टिकल एक वेव की तरह कैसे व्यवहार कर रहे हैं, यानी उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, वे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन स्थूल स्तर पर वे उचित निश्चित की तरह कार्य कर रहे हैं वस्तुएं, अर्थात आप उन्हें एक विशेष स्थान पर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये वेवों की तरह अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो यह रूपांतरण, यह वेव कार्य पार्टिकल प्रकृति में कैसे परिवर्तित हो रहा है? खैर, तब तक अपना दिमाग दौड़ाइए, आपको इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन चलिए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वैज्ञानिकों को इस वेव प्रकृति को एक पार्टिकल में परिवर्तित करना इतना कॉम्प्लेक्स लगा कि यह एक कन्फ्यूजन का उत्पाद जैसा था, और इसीलिए इस बात को पचाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने दर्शन शास्त्र का सहारा लिया। और फिर वही प्रकरण शुरू होता है जब श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिक हिंदू दर्शन से प्रेरित थे, जहां कन्फ्यूजन से कुछ बनाया जाता है, इस पर चर्चा की गई, वेदांत दर्शन। लेकिन दोस्तों, अभी तक कहानी का कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये कोई घर ले जाने वाला संदेश नहीं है कि सब कुछ कन्फ्यूजन से निर्मित है। बाद में पता चलेगा कि असली सस्पेंस क्या है, क्योंकि इधर क्वांटम फिजिकली के कई पेरेंट इसकी ठीक से व्याख्या नहीं कर पाए, जो आज सिर्फ इसलिए कि हमारे पास आधुनिक तकनीक है, इसलिए आप उससे भी ज्यादा जान पाएंगे। लेकिन जो भी हो, वैज्ञानिक समुदाय की बात करें तो एक तरफ जहां लुईस डी ब्रोगली के प्रयोग को डेविसन जर्मर प्रयोग ने सही साबित कर दिया कि हाँ, उपरमाण्विक पार्टिकल भी क्वांटम स्तर पर वेवों की तरह काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्वांटम फिजिकली के 3 प्रमुख संस्थापक नील्स बोहर, इरविन श्रोडिंगर और वर्नर हाइजेनबर्ग उस समय अपने रुख से खुश नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने इस वेव प्रकृति का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक गणितीय सूत्र का आविष्कार किया, जिसे वेव फंक्शन कहा जाता है। तो अब समय आ गया है उन क्वांटम वेवों का अध्ययन करने का, ताकि हमें उनके व्यवहार के बारे में अधिक जानकारी मिल सके, जिसके लिए उन्होंने वेव गणित का सहारा लिया और वेव फंक्शन नामक एक नई कंसेप्ट का आविष्कार किया। लेकिन उन दिनों हाइजेनबर्ग अलग से अपने गुरु नील्स बोर के साथ बड़ी बेसब्री से इसकी तलाश में थे। उन्हें लगा कि श्रोडिंगर के वेव समीकरण ने वेव प्रकृति का इतना अच्छा वर्णन किया है और हम एक वेव को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो फिर वह वेव ढहती क्यों है और कैसे होती है, दिखाई क्यों नहीं देती? क्या हम कोई महत्वपूर्ण चीज भूल रहे हैं? तो कई दिनों तक सोचने के बाद नील्स बोहर और हाइजेनबर्ग को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं इसका उत्तर केवल एक डबल स्लिट प्रयोग द्वारा ही दिया जा सकता है, और इसीलिए इस बार डबल स्लिट प्रयोग में उन्होंने एक नया मोड़, एक नया कोण जोड़ने और इसके बारे में सोचने का प्रयास किया। इस बार उन्होंने एक विचार प्रयोग किया कि क्या होगा यदि इस डबल स्लिट प्रयोग में हम उन फोटोनों पर नजर रखने के लिए एक डिटेक्टर का उपयोग करें। तो इस मामले में शायद माप का हमारा कार्य एक पार्टिकल की वेव प्रकृति को वास्तविकता में बदलने के लिए, यानी पार्टिकल प्रकृति में बदलने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि किसी चीज का अवलोकन करना या किसी चीज का पता लगाना स्वयं को मापना है, जिसके लिए हमें किसी चीज के साथ बातचीत करनी होगी। सही? मेरा मतलब है, जब आप अंधेरे में कुछ देखते हैं तो क्या होता है, आप उस वस्तु पर टॉर्च मारते हैं, जिससे टॉर्च से निकलने वाले फोटोन उस वस्तु से टकराते हैं और उसकी जानकारी आपकी आंखों के रेटिना तक पहुंचाते हैं। तो शायद डबल स्लिट प्रयोग में यह डिटेक्टर निश्चित रूप से उन पार्टिकलों के साथ बातचीत करेगा और इसके कारण वेव फंक्शन ध्वस्त हो जाएगा। अब इससे विकसित विचारों और इसके अनगिनत संस्करणों को बाद में कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन नाम दिया गया। चूंकि हाइजेनबर्ग और नील्स बोहर, ये सभी चर्चाएं मूल रूप से बोहर के गृहनगर कोपेनहेगन में हुई, जब हाइजेनबर्ग उनसे मिलने वहां गए थे। अब इस विचार से कुछ बड़े ही अजीब निष्कर्ष निकले। कई रहस्यवादियों और अलौकिक गुरुओं ने किताबें लिखनी शुरू कर दी कि देखिए, जब तक आप चीजों को नहीं देखेंगे तब तक उनका अस्तित्व ही नहीं है। सब कुछ सिर्फ एक कंफ्यूजन है और आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपकी चेतना, आपकी चेतना, आपकी चेतना ब्रह्मांड का निर्माण करती ये है।
जिसका अस्तित्व ही नहीं है। अब आपने भी ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिनमें कहा जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि देखने से हकीकत बनती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये पूरी तरह से गलत व्याख्या है और जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन उस समय हमारे आइंस्टाइन भाई को भी ये विचार बहुत अजीब लगा और वास्तव में यही कारण है कि 1920 के दशक के अंत में उन्होंने नील्स बोहर को वह परफेक्ट ताना दिया। क्या आप सचमुच मानते हैं कि जब आप चंद्रमा को नहीं देख रहे हैं तो वह वहां नहीं है? और आइंस्टीन क्वांटम यांत्रिकी के बहुत बड़े विरोधी थे। वह नील्स बोर के डबल स्लिट प्रयोग के विचार प्रयोग से सहमत नहीं थे। हालांकि नील्स बोहर ने गणितीय रूप से हर चीज का समर्थन किया। उस समय केवल एक ही चीज की कमी थी और आइंस्टाइन को इस अवलोकन का ठोस प्रमाण मिल गया होगा। और वह चीज थी उस प्रयोग को करने के लिए एक डिटेक्टर के साथ जिसका उपयोग प्रयोग को करने के लिए किया जाएगा। उस समय तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि वे सटीक डिटेक्टर बना सके। यानी अगर हम एक तरफ से देखें तो आज की तारीख में आपके पास क्वांटम यांत्रिकी को उनकी स्थापना से भी ज्यादा सटीकता से समझने का मौका है। पिता की हाइजेनबर्ग या नील्स बोहर या यहां तक कि श्रोडिंगर कभी भी ये प्रयोग नहीं कर सके जो सही व्याख्या दे सके। वे स्वयं एक तरह से कंफ्यूजनिड थे। उन्हें यह अवलोकन अजीब लग रहा था, लेकिन वे इसके पीछे का अर्थ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज सिर्फ इस एक वीडियो से आपका यह ऐतिहासिक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ते हुए वेव फंक्शन पतन के इस अद्यतन प्रयोग को जर्मन फिजिकल विज्ञानी एच डाइटर जेह द्वारा व्यावहारिक रूप से समझाया गया था, जब उन्होंने 1977 में वास्तविक जीवन में एक डिटेक्टर के साथ व्यावहारिक रूप से डबल स्लिट प्रयोग किया और दुनिया के सामने अपने अवलोकन और निष्कर्ष प्रस्तुत किए। उनके प्रयोगों ने हमें बताया कि बात यह है कि पदार्थ की वेवों के बारे में हमने अपने मन में जो भी बकवास बना रखी है, वेवें कैसी होती हैं, उनका पतन कैसे होता है और वे वास्तविकता का निर्माण कैसे करती हैं, ये सब यह एक मूर्खतापूर्ण व्याख्या है। 80 के दशक में डाइटर जेह और इसी तरह के प्रयोगों ने एक बात की ओर इशारा किया कि क्वांटम यांत्रिकी में यह कंफ्यूजन पूरी तरह से दो शब्दों के कारण पैदा होता है और वह शब्द है वेव फंक्शन पतन। इसके स्थान पर यदि हम क्वांटम डिकोहेरेंस शब्द का प्रयोग करें तो क्वांटम यांत्रिकी अचानक पानी की तरह स्पष्ट हो जाती है। इतना स्पष्ट और सरल कि एक बच्चा भी इसे 4 लोगों को सिखा सकता है। दरअसल वर्ष 1926 में जब श्रोडिंगर ने अपना समीकरण दिया था, उस समय एक जर्मन फिजिकल विज्ञानी मैक्स बोर्न ने उस वेव समीकरण का अर्थ समझाने के लिए परफेक्ट बोर्न नियम का आविष्कार किया था। इस बोर्न नियम के अनुसार हस्तक्षेप पैटर्न, जिसे हम स्क्रीन पर देखते हैं, का मतलब यह नहीं है कि पार्टिकल ब्रह्मांड में पानी की तरह तरल पदार्थ के रूप में मौजूद हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जैसे इस बहते पानी के सभी H2O अणु एक ही आवृत्ति पर ऊपर नीचे गति करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार एक पार्टिकल किरण से निकलकर एक ही आवृत्ति पर फैलते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन। अब इस प्रकार की गति से यह स्पष्ट है कि स्क्रीन पर एक हस्तक्षेप पैटर्न होगा, क्योंकि वे वेवों की तरह फैल रहे हैं, जिसमें श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करके मूल वेव के व्यक्तिगत पार्टिकल टकराएंगे एक दूसरे। स्क्रीन पर भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन अगर हम एक डिटेक्टर लगा दें, मान लीजिए एक स्लिट 2 के पास, तो क्या होगा? जाहिर है वह डिटेक्टर स्लिट 2 से निकलने वाले पार्टिकलों पर फोटोन शूट करेगा, ताकि जहाज के सोनार सिस्टम की तरह वह उछलकर वापस आएगा और हमें उन पार्टिकलों के बारे में कुछ जानकारी देगा। लेकिन इस पता लगाने की विधि में एक बुनियादी खामी है, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप सभी चूक गए होंगे, लेकिन आज नहीं। आज हमारी तस्वीर का हीरो है, जिसका नाम है क्वांटम डिकोहेरेंस। अब क्वांटम डिकोहेरेंस का सीधा सा मतलब है कि पार्टिकलों की वेव गति सिंक में टूट जाती है। तालमेल से बाहर होने पर उसका तारतम्य टूट जाता है, इसीलिए इसका नाम है डिकोहेरेंस। इसलिए चूंकि वे पार्टिकल किसी भी कोण पर बेतरतीब ढंग से हमारे फोटोन से टकरा सकते हैं, तो जाहिर है उनका प्रवाह खराब हो जाएगा। वो टकराएंगे अंतिम स्क्रीन पर किसी भी कोण पर, उचित वेव हस्तक्षेप पैटर्न में नहीं। दूसरे, चूंकि इस टकराव के कारण
उन पार्टिकलों की कुछ ऊर्जा हमारे फोटोनों में स्थानांतरित हो जाएगी। इसलिए स्लिट 2 में पार्टिकलों की आवृत्ति सिंक से बाहर हो जाएगी। इसलिए स्थिति और गति दोनों प्रभावित हुए हैं और इसीलिए अंत में हम एक समानांतर सिंक हस्तक्षेप पैटर्न नहीं देखेंगे। मतलब हमने एक डिटेक्टर का उपयोग करके एक आदर्श वेव पैटर्न को बर्बाद कर दिया है। तो अंतिम स्क्रीन पर पार्टिकल जो एक हस्तक्षेप पैटर्न दिखा रहे थे, सिर्फ उस डिटेक्टर के कारण एक गैर हस्तक्षेप पैटर्न दिखाएगा। तो अब बताओ, बेवजह क्यों, या अध्यात्म या आत्मा? स्पष्ट रूप से केवल गणितीय वेव फंक्शन ठहर रहा है, क्योंकि उसकी मदद से अब आप स्क्रीन पर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा पार्टिकल कहां जाएगा और टकराएगा। तुमने अपने ही हाथों से वेव व्यवहार को नष्ट कर दिया है। अब दोस्तों, यहां एक और बात नोटिस करें। पहले हम कई पैटर्न देख रहे थे, अब वे स्थानीयकृत हो गए हैं। और पार्टिकल क्या है? ये स्थानीयकृत ऊर्जा है ना? और देखिए, ये आपका है वेव से पार्टिकल रूपांतरण, क्वांटम डिकोहेरेंस। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आपको अब तक संतुष्टि नहीं मिली होगी। इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों है कि क्वांटम वस्तुएं वेवों की तरह व्यवहार करती हैं, लेकिन बड़ी वस्तुएं वेवों की तरह व्यवहार नहीं करती। खैर, इसके लिए क्वांटम डिकोहेरेंस कैसे हो रहा है, इसे समझना होगा। तो कल्पना कीजिए एक बिल्कुल खाली जगह। इसमें आपने फोटोन, फिर इलेक्ट्रॉन और फिर क्वार्क को शूट किया है। अब प्रत्येक पार्टिकल का अपना अलग अलग वेव कार्य होता है, जिसकी अपनी आवृत्ति और वेव दैर्ध्य होती है। अब यहां दो चीजें होंगी। पहला, क्वांटम उलझाव होगा। इसका मतलब है कुछ पार्टिकल अपने वेव कार्यों को साझा करना शुरू कर देंगे, और दूसरा, इतनी सारी अंतःक्रियाओं के कारण उनकी वेव प्रॉपर्टीज बदलने लगेंगे। वे सभी वेवें जो आरंभ में समन्वय में थीं, अब समन्वय से बाहर होने लगेंगी, और इसे कहते हैं डिकोहेरेंस। उन्होंने अपना तारतम्य यानी तालमेल खो दिया है। आइए इसे एक तरह से समझें। और अब नवरात्रि भी चल रही है। गरबा खेलते खेलते कैसे कैसे डांसर उसी लय में शुरू हो जाते हैं, और फिर समय के साथ उनके सभी कदम तालमेल से बाहर हो जाते हैं। और क्वांटम प्रणाली के साथ बिल्कुल यही होता है। और जब क्वांटम सिस्टम के विभिन्न पार्टिकलों के वेव कार्य डीसिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो सिंक के नुकसान के कारण गणितीय रूप से क्वांटम सिस्टम का मूल्य एक दूसरे को रद्द कर देंगे और एक एकल शुद्ध आउटपुट उत्पन्न होगा। और यही कारण है कि बड़ी वस्तुएं कभी भी वेवों की तरह व्यवहार नहीं करती, क्योंकि उनमें इतने सारे एटम होते हैं कि सभी एटमों की आवृत्ति कभी भी एक ही सिंक में कंपन नहीं कर सकती। यह बिल्कुल असंभव है। यदि हम एक टेनिस बॉल का उदाहरण लें, तो उसमें 10 क्वाड्रिलियन एटम होते हैं। क्या आपको लगता है ये सभी एटम एक ही समय में एक ही वेव का समन्वयन प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी कितनी चीजें हैं जो पर्यावरण में एटमों के साथ अंतःक्रिया कर रही हैं, जो आसानी से उनकी वेवों के समन्वयन को डिसिंक्रोनाइज कर देंगी। ये वैसा ही है जैसे यदि आप एक ही समय में 100 घड़ियां शुरू करते हैं और फिर कोई बीच में आता है और उन्हें परेशान करता रहता है, तो कुछ समय बाद एक ही समय में वे सभी समान सिंक दिखाएंगे। और इसीलिए बड़ी वस्तुएं हमेशा वेव गुण नहीं दिखाती हैं, बल्कि पार्टिकल गुण दिखाती हैं, क्योंकि उनकी वेव प्रकृति असंगति के कारण औसत हो गई है और एक पार्टिकल प्रकृति में बदल गई है। लेकिन थ्योरी रूप में यह बिल्कुल संभव है कि यदि आप किसी तरह टेनिस बॉल के वेव कार्यों के सभी 10 क्वाड्रिलियन एटॉमों को एक साथ यानी एक सिंक में ला सकें, तो वह टेनिस बॉल भी दिखाना शुरू कर देगी। वेव के गुण मतलब ये एक क्वांटम ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करने लगेगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने व्यवहारिक रूप से कुछ अणुओं के साथ ऐसा किया है जिनमें सैकड़ों एटम थे। पागल, सही, लेकिन गेंद के मामले में ऐसा करना लगभग असंभव है। लेकिन यदि किसी तरह ऐसा होता है तो एक और प्रतिबंध आता है, जिसके कारण फिर भी हम क्वांटम पार्टिकल की तरह स्थिति बदलते हुए गेंद को नहीं देख पाएंगे। और ऐसा डी ब्रोगली वेव दैर्ध्य समीकरण के कारण होता है, जो यह है वेव दैर्ध्य h को mv से विभाजित करने के बराबर होता है, जो मूल रूप से हमें बताता है
कि जैसे जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है उसकी वेव दैर्ध्य कम हो जाएगी। तो एक गेंद के मामले में यह 10-33 मीटर की शक्ति तक उठाया जाता है, जो एक प्रोटॉन के आकार की दूरी है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता। तो हाँ, यदि आप टेनिस बॉल के सभी वेव कार्यों को एक साथ लाते हैं तो टेनिस बॉल वेव गुणों को ले लेगी, लेकिन आप इसकी वेव को नोटिस नहीं कर पाएंगे। आप इसकी वेव को नोटिस नहीं कर पाएंगे। प्रकृति और इस ब्रह्मांड के प्रतिबंधों के कारण क्वांटम दुनिया हमें अलग दिखेगी और शास्त्रीय दुनिया अलग दिखेगी। ये प्रतिबंध वे बाधाएं हैं जो क्वांटम दुनिया को हमेशा शास्त्रीय दुनिया से अलग रखेंगी। बस राजसी, सही। और आप यह भी समझ गए हैं कि पतन या क्वांटम डिकोहेरेंस की यह वेव क्रिया एक पूरी तरह से फिजिकल और तार्किक प्रक्रिया है, न कि कोई अलौकिक प्रक्रिया जो आपकी आत्मा या चेतना कर रही है। वास्तविकता में पार्टिकल अपनी ऊर्जा के कारण स्वाभाविक रूप से कंपन करते हैं। वास्तव में वैज्ञानिक इस विसंयोजन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, यहां तक कि उन्होंने पुनः सुसंगति के प्रयोग भी किए हैं और सफलतापूर्वक भी किए हैं। यानी सबसे पहले सीमित संख्या में एटमों के बीच में क्वांटम डिकोहेरेंस किया गया और फिर अलग अलग वेव कार्यों पर नजर रखी गई कि वे कैसे बदल रहे हैं, और फिर उनके वेव कार्यों को फिर से सुसंगत बनाया, अर्थात उन्हें एक ही सिंक में, एक ही आवृत्ति में कंपन किया, ताकि वे शुरुआत में वेवें थीं लेकिन पार्टिकल बन गईं और फिर से वेवें बन गईं। अब यह प्रयोग अद्भुत है ना? इससे पता चलता है कि हम क्वांटम दुनिया को भी समझने लगे हैं। लेकिन वैसे भी दोस्तों, आज खुशी इस बात की होगी कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ ही गया कि क्वांटम डिकोहेरेंस क्या है, वेव फंक्शन पतन क्या है, माया से पदार्थ की उत्पत्ति कैसे होती है। इसके पीछे कोई अलौकिक कारण नहीं है। यह पूरी तरह से फिजिकल प्रक्रिया है जिसे क्वांटम डिकोहेरेंस कहा जाता है। अब मैं जानता हूं शायद इसे समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसे केवल एक बार देखा है, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आप आसानी से समझ जाएंगे और फिर आप अपने दोस्तों के सामने खुद को मूर्ख भी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं।